वंदे मातरम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र कोरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो कॉलेजेस हैं उनमें एग्ज़ाम हुआ था बीए सेकेंड ईयर का, उसका हिंदी और इंग्लिश का जो प्रश्न पत्र हुआ था उसमें से इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है वो मैं दे चुका हूँ पहले वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी भाषा के 50 प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा। साथ ही साथ दो बातें कहना है कि ये जो वीडियो है आप बार बार देखिएगा। जिन विद्यार्थियों का एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए ऑल द बेस्ट। अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं उनको इस वीडियो से हेल्प मिले, यही मेरा उद्देश्य है। और आपके जो भी परिचित हों, चाहे बीए, बीकॉम, बीएससी किसी भी ईयर के सेकेंड ईयर में हो, जो एनईपी के अंतर्गत एग्ज़ाम दे रहे हैं, और अब तो जो भोज विश्वविद्यालय है वो भी उसने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपना लिया है, तो वो भी समझिए कि इसी प्रकार के जो पैटर्न पर आधारित एग्जाम होगी। तो ये सभी के लिए काम का वीडियो होने वाला है। पहला प्रश्न है, गीता में कितने प्रकार के योगों की चर्चा की गई है? तो गीता में 8 प्रकार की योगों की चर्चा की गई है, जिसमें जिसमें कि 18 प्रकार के योगों की बात की गई है, जिसमें कि ज्ञान यानी मार्ग की बात करें, योग मार्ग कितने हैं? तो 3 योग मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। ठीक है। और ये योगों की जो चर्चा की गई है वो है सांख्य योग, विषाद योग, इस प्रकार से कुल 18 योगों की बात की गई है। अगला प्रश्न है, गीता में सर्वमान्य श्लोक की संख्या। देखिए, जो विक्रम विश्वविद्यालय का जो पेपर हुआ था, जो मैंने कुछ समय पहले अपनी चैनल पर डाला, उसका सीधा सा प्रश्न आया है, कितने श्लोकों की संख्या है गीता में? 700 श्लोक सर्वमान्य रूप से माने गए हैं। तीसरा प्रश्न है, गीता के आरंभिक श्लोक के शब्द क्या हैं? यानी जो जहाँ से जो गीता शुरू होती है, सबसे पहले जो शब्द हैं वो हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। जब धृतराष्ट्र जो है संजय से कहते हैं कि धर्म युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, तब ये बात आती है और यहीं से गीता का आरंभ माना जाता है। तो तीसरे का सी विकल्प सही है। चौथा प्रश्न है, गीता संवाद ग्रंथ किसने लिखा है? तो गीता संवाद ग्रंथ है, किसका है? किसका है अर्थात ये संवाद है, तो ये दो दो व्यक्तियों के बीच होता है संवाद, एक भगवान कृष्ण और दूसरा पार्थ यानी अर्जुन। तो डी विकल्प सही है। अगला है 5वां प्रश्न, गीता का प्रथम भाष्य किसने लिखा? तो मैंने शंकराचार्य वाला जो फर्स्ट ईयर की वीडियोस में आपको एक बार बताया था, गीता का जो प्रथम भाष्य है वो शंकराचार्य ने लिखा है। किस नाम से? शंकर भाष्य नाम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां, मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, ये कथन किसका है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। छठवें का डी सही है। सातवां, निराला को अपनी जनता का कवि किसने कहा है? तो ये कहा है रामविलास शर्मा ने। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना लिखी है। निराला काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? देखिए, निराला जी का जो दार्शनिक आधार है वो वेदांत है। 8 का बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, जागो फिर एक बार जो कविता है उसकी एक पंक्ति दी हुई है, 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है गुरु गोविंद सिंह का है, और गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं वो सिखों के 10वें गुरु हैं, और इन्होंने ही सिख धर्म में खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, अनामिका ग्रंथ किसका है? तो ये अनामिका जो ग्रंथ है वो क्या है, ये पूछा गया है प्रश्न में, कि नाटक है, कि कहानी संकलन है, कि काव्य संकलन है। तो इसमें कविताओं का संग्रह है, ये काव्य संकलन है, और ये निराला जी का है। अनामिका, परिमल इत्यादि। अनामिका का प्रकाशन 1923 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, दोपहर का भोजन, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। गिल्लू और दोपहर का भोजन और समास, ये 3 चैप्टर पर सेकेंड ईयर के लिए वीडियो बनाया है। आप चाहें तो सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, उससे क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे, और उसमें स्टोरी बताई है तो आपको काफ़ी कुछ याद भी रहेगा। वीडियो बार बार देखने से क्या आपको क्वेश्चंस के आंसर याद हो जाते हैं, इसलिए बार बार देखिए। सिद्धेश्वरी के तीसरे पुत्र का क्या नाम था? तो 3 पुत्र थे, रामचंद्र, मोहन और प्रमोद। सबसे छोटा था प्रमोद, प्रमोद से बड़ा था मोहन, और सबसे बड़ा रामचंद्र था। चंद्रिका प्रसाद सिद्धेश्वरी के पति थे, याद रखिएगा। सिद्धेश्वरी को किससे डर लगता था? तो जो सिद्धेश्वरी है
उसको दोपहर की धूप से डर लगता था। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां प्रश्न, सिद्धेश्वरी के हिस्से में कितनी रोटी आती है? तो सिद्धेश्वरी की रोटी में सिर्फ हिस्से में सिर्फ आधी रोटी आती है। अंत में जब एक रोटी बचती है तो उसे मुन्ने यानी प्रमोद की आवाज़ आ जाती है। तो बच्चों को देखिए माँ का एक वो रहता है, लगाव भी रहता है। एक ही रोटी थी, सारी रोटी उसने झूठ बोल बोल के अपने पति और बच्चों को खिला दी थी कि मेरे बच्चों का पेट भर जाए। और जब वो एक रोटी खाने वाली होती है तब बच्चे की आवाज़ आती है तो उसके हिस्से की आधी रोटी वो तोड़ कर रख देती है और आधी रोटी खा लेती है और एक लोटा पानी पी लेती है। यहीं पे कहानी समाप्त हो जाती है सोचते सोचते। 14वां प्रश्न, अमरकांत कहानी के किस आंदोलन से जुड़े थे? तो अमरकांत जी जो है नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, अमरकांत को मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार मिला? देखिए मैथिली शरणगुप्त सम्मान मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है। वैसे चारों सम्मान दिए जाते हैं, लेकिन जो अमरकांत जी को मिला वो मैथिली शरणगुप्त सम्मान मिला था। 16वां प्रश्न, महादेवी वर्मा ने किस साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया? तो उन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया था, शायद 1923 में। मतवाला का संपादन निराला ने किया है। इंदु का संपादन शायद प्रसाद जी ने किया है, इसमें कंफर्म नहीं हूं मैं। और सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था 1903 में। चलिए 17वां प्रश्न, गिल्लू को समाधि कहाँ दी गई? तो मैंने आपको बताया गिल्लू को समाधि कहाँ दी गई थी? सोहन जूही की जो लता होती है उसके नीचे। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, गिल्लू शब्द है, तो गिल्लू शब्द क्या है? तो गिल्लू जो है एक देखा जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वो उसका नाम था, नाम दे दिया था। ये सब इस प्रकार कोई संज्ञा नहीं होती कि जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक रूप। जब सेंटेंस में दिया रहता तब ये बात सही होती, क्योंकि सेंटेंस यहाँ दिया नहीं है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा। 19वां प्रश्न, गिलहरी के जीवन की अवधि होती है, थोड़ा सा ब्लर है क्वेश्चंस, इस कहाँ से, इसको शायद ठीक नहीं किया गया है, कोई बात नहीं। गिलहरी के जीवन की अवधि होती है, तो गिलहरी की जीवन की अवधि 2 वर्ष होती है। मैं आप पढ़ के सुना देता हूँ आपको, ये थोड़ा सा ब्लर स्कैन हुआ है। 20वां प्रश्न, गिल्लू का प्रिय खाद्य क्या था? खाद्य यानी उसका खाना क्या था? तो उसे काजू बहुत पसंद थे, और जो लेखिका महादेवी वर्मा है वो गिल्लू को काजू देती थी। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक निबंध किसके कथन का उत्तर है? तो जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उससे छोटी लड़की जब पढ़ रही होती तब वो पूछती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो ये छोटी लड़की का उत्तर है। उसने क्वेश्चन पूछा और अच्छा बेहतरीन ललित निबंध इन्होंने लिख दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये ललित निबंध है, ये मैंने अभी आपको अभी बताया है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? तो लेखक के अनुसार जो मनुष्य के नाखून है वो उसकी पाशवी प्रवृत्ति यानी पशु समान जो प्रवृत्ति उसके प्रतीक हैं। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे अधिक या सबसे बड़ी चीज किसे माना है? तो वो माना है प्रेम ने। देखिए ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि ये बूढ़ा है कौन? इनके 2 जगह, एक शिरीष के फूल में भी एक बूढ़े का जिक्र होता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं तब भी वहाँ बूढ़े का जिक्र होता है। तो याद रखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो बूढ़ा शब्द प्रयोग किया है वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए किया है। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, इसको याद रखिएगा, आए तो आप महात्मा गांधी लगाइएगा। 25वां प्रश्न, किसने कहा था कि जब पुराने अच्छे नहीं होते, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है कालिदास ने। ये चैप्टर के अनुसार नाखून क्यों बढ़ते हैं उसी से ये प्रश्न है। 26वां प्रश्न, मामूलिया चित्रकला किस क्षेत्र की विशेषता है? मामूलिया चित्रकला जो है वो बुंदेलखंड की चित्रकला है। इसमें क्या है, जैसे आपने देखा होगा मालवा में, जो मालवा क्षेत्र है वहाँ पर जो कुंवारी बच्चियाँ होती हैं वो नवरात्रि के पूर्व गोबर से संजा बनाती, जिसको संजा बोलते हैं, संजा गीत भी गाती हैं वो। उसी प्रकार का ये मामूलिया बुंदेलखंड में चलता है, ये गोबर से भित्ति चित्र बनाए जाते हैं, याद रखिएगा बुंदेलखंड में। अगला प्रश्न 27, लोक कला के कितने रूप होते हैं? तो लोक कला के 5 रूप हैं। अगला प्रश्न, जिरौती कला का संबंध किस स्थान से है? तो जिरौती का संबंध जो है निमाड़ से है।
जरौती एक भित्ति चित्र है जो हरियाली अमावस्या के समय बनाया जाता है। 29वां प्रश्न, बघेलखंड का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो बघेलखंड का दिए गए विकल्पों में दादर विकल्प सही है, दादर बघेलखंड का है, और निमाड़ का क्या है? फेफरिया। इसलिए फेफरिया बता रहा हूँ कि ये प्रश्न आ सकता है, आप याद रखिएगा। फेफरिया निमाड़ का है, दादरा बघेलखंड का है, और जो सैरा है वो, ये जो सैरा है बुंदेलखंड का है। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न, क्षेत्रीय आधार पर मध्य प्रदेश की लोक कलाओं को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो क्षेत्र देखिए 4 हैं, कौन कौन से? एक बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़ और मालवा। इसी के आधार पर कितने प्रकार के हो गए? ये 4 प्रकार के हो गए। अगला प्रश्न, नौटंकी का प्रमुख वाद्य जो है क्या है? नौटंकी का प्रमुख वाद्य जो है, वैसे दिए गए विकल्पों में से 3 प्रमुख है, नक्कारा, ढोलक भी है। तो यहाँ नक्कारा, अगर एक विकल्प तय करना है तो इसमें नकारा आएगा, ठीक है। तो 31 का सी विकल्प है, वैसे इसका स्टार लगना चाहिए। बाकी विश्वविद्यालय आपको क्या ऑप्शन देते हैं हमें देखते हैं। अगला प्रश्न है 32वां, लोक साहित्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है पूछा है, ठीक है। तो डॉक्टर उपाध्याय जी हैं, उनके अनुसार ये 5 भागों में बांटा जा सकता है लोक साहित्य को, है ना। जैसे कि लोकगीत, लोक गाथा, लोक कथा, लोक नाट्य आदि। अगला प्रश्न है 33वां, क्षेत्र के आधार पर लोक साहित्य की कितनी श्रेणियां आती है? क्षेत्र भी वही है, ये 4 तो मैंने आपको बता दिया, मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड, और 5वां है अनुसूचित जनजाति के गीत, है ना। तो साहित्य की बात की गई है, तो क्षेत्र के आधार पे 4 हुए जो मैंने आपको बताया ना, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा और निमाड़, ठीक है। इसमें 4 आएगा, और इसका थोड़ा सा डाउट हो सकता है, 30 नंबर का देख लीजिए, ये 5 हो सकता है, क्योंकि इसमें अनुसूचित जनजाति की लोक कलाएं अलग से उन्होंने निर्देशित की हैं, ठीक है। अगला प्रश्न 34वां, पहाड़ ऊपर तुतरू बोले दमकत निकलई राजा। ये दमकल नहीं है, दमकत है। तो ये क्या है? एक पहेली है, और इस पहेली का उत्तर है सूर्योदय, याद रखिएगा। ये पहेली कहाँ की है? ये पहेली जो है बघेलखंड में चलती है, ठीक है, बघेली भाषा की है। 35वां प्रश्न, सुवाटा किस प्रकार का लोकगीत है? तो सुवाटा जो है देखा जाए तो ऋतु गीत है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जो कौन सा एक खेल बताया था आपको, जैसे संजय गीत की तरह होता है, उस प्रकार का जो बुंदेलखंड में चलता है। हाँ, मामूलिया के बाद सुवाटा एक प्रकार का खेल है जिसमें सुवाटा गीत गाए जाते हैं कुंवारी कन्याओं के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऋतु गीत आएगा। 36वां प्रश्न, नाक रगड़ना का क्या होगा? खुशामद करना। ये देख लीजिएगा 36 का, इज्जत देना है कि इसका जो है जो रेफरेंस मुझे नहीं मिला है, ठीक है। ऐसे तो इंटरनेट पे मिला है, लेकिन रेफरेंस कोई रेपुटेटेड बुक से नहीं मिला है। तो 36 में आप देख लीजिएगा। 37वां प्रश्न, मुहावरा किस भाषा का शब्द है? मुहावरा एक अरबी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, ऊँट के मुंह में जीरा क्या है? ऊँट के मुंह में जीरा होता है बहुत कम, यानी जितनी आवश्यकता है उससे कम दिया जाना। अगला 39वां, कान भरना का अर्थ क्या है? कान भरना यानी किसी के विरुद्ध शिकायत करना। 39 का सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 40वां, एक पंथ दो काज यानी दोहरा लाभ होना, एक साथ 2 लाभ होना। 41वां, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण करना, छोटा करना। समास में मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपने देखा होगा तो ये प्रश्न आपको ईजी लगे होंगे। वह कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं? ये होता है द्वंद्व समास, जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं। 41 का ये ऑप्शन सही है। 42 का ए ऑप्शन सही है। 43 का कौन सा पद द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो द्वंद्व समास का लंबोदर नहीं है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ठीक है। सुखुर्दोक, पाप पुण्य, माता पिता, दाल चावल, पानी पूरी, ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। 44वां, कौन सा पद कर्मधारय समास है? कौन सा पद
कर्मधारय समास है। जिस कर्मधारय कहाँ होता है? जहाँ एक पद क्या है? विशेषण हो, विशेषण विशेष। तो मुख चंद्र, चंद्रमा के समान मुख है, यहाँ विशेषण वाला जो पहला पद है वो, यानी विशेषण विशेष संबंध है इसमें, इसलिए कर्मधारय समास है। बाकी जलचर यानी जल में चरने वाला ये तत्पुरुष है, और अन्यथा ये बहुब्री भी हो सकता है। और ऋषि अलग हो गया और सहोदर अलग हो गया। तो 45वां प्रश्न देखते हैं। 45 है कौन सा द्विगु समास? द्विगु का मैंने आपको समास वाली वीडियो में बताया है कि द्विगु का अर्थ होता है दो गायें, यानी जिसमें नंबर हो पहला। तो इसमें नंबर कहाँ दिख रहा है? नवग्रह यानी 9 ग्रह। एक तारा, दो मंजिला, तिराहा, चौराहा, पंचवटी, पंचक, है ना। इस प्रकार के जितने भी जिसमें नंबर हो पहले वो सब द्विगु समास होते हैं। 46 किन उद्योगों में मशीनों का प्रयोग कम होता है? तो लघु उद्योग में कम होता है, और कुटीर उद्योग जो होते हैं उनमें तो बिल्कुल ही नहीं होता है ना। जैसे बीड़ी बनाता है उसमें ज़्यादा मशीन नहीं लगती, मशीन ही लगती एक्चुअली। शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कथन असत्य है। कैसा है? ये सत्य है। शिक्षा क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 48 है उद्योगों के विकास से देश में क्या हुआ है? आत्मनिर्भरता बढ़ी है, रोजगार भी बढ़ा है, राष्ट्रीय आय भी बढ़ती है। ये सभी विकल्प उसका सही है, ऑल द अबव। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित करने को कहा जाता है। इसको कहा जाता है उद्योग, जो कच्चे माल को प्रोडक्ट बना दे। 50 लास्ट वाला। 50वां प्रश्न, संस्कृति की विशेषता है, इसे मापा नहीं जा सकता, ये गतिशील होती है और समाज द्वारा निर्मित होती है। ये सबसे सटीक उत्तर है, पर चूंकि सभी दिया है तो गतिशील भी होती है। और संस्कृति को अभी तक ऐसा कोई टेस्ट नहीं बना है जिससे हम बुद्धि को नाप सकते हैं, हम हमारे व्यक्तित्व को नाप सकते हैं, हम हमारे इमोशंस को नाप सकते हैं, लेकिन अभी कल्चर को नापने के लिए कोई कल्चरल टेस्ट वैसा बना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके काम की होगी। आप जो वीडियो देख रहे हैं तो सॉल्यूशन वाले सॉल्यूशन देखिए। बीए के अलावा जो विद्यार्थी बीकॉम बीएससी जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है वो इस वीडियो को बार बार देखें, नोट करके रखें। और भी पहले जो वीडियो डाले मैंने विक्रम के वो भी देख लीजिए। और इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट और उद्यमिता विकास, इसके भी मैंने सैम्पल वीडियो बनाए हैं। रियल पेपर विक्रम का मैं बहुत जल्दी लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।